क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। और यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 2 है जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। मैंने आपको इस चैप्टर की एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी है जिसमें हमने शीत युद्ध के बारे में समझा था। क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको शीत युद्ध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसी के बाद इसको देखना। तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की नई वीडियो और मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। तो देखते हैं आज की इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है बर्लिन की दीवार। तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम एक दीवार के बारे में पढ़ेंगे जो कि बर्लिन में है, और बर्लिन जर्मनी के एक शहर का नाम है। और बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के समय काल में यानी कि 1961 में बनी थी। और यह दीवार बर्लिन को पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन दो भागों में विभाजित करती थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बर्लिन की दीवार क्यों बनाई थी? देखिए, जर्मनी जो है दूसरे विश्व युद्ध में हार गया था, और जो उस समय जीते हुए देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने सजा के तौर पर जर्मनी को दो भागों में बांट दिया और बीच में एक दीवार खींच दी जो कि बर्लिन के शहर में बनाई गई थी। वह दीवार जर्मनी को दो भागों में बांटती थी, एक पूर्वी जर्मनी और दूसरी पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी थी वह सोवियत संघ के वार्सा गुट में शामिल हो गई और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नाटो गुट में शामिल हो गई। इसमें जो आपको USSR दिख रहा है, यह सोवियत संघ का शॉर्ट फॉर्म है। जहाँ भी मैं इस शब्द का यूज करूँ, आप समझ जाना कि सोवियत संघ के बारे में बात हो रही है। इसीलिए बर्लिन की दीवार को पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वह क्या था कि 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने मिलकर इस दीवार को गिरा दिया। यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद में जर्मनी का दोबारा से एकीकरण हो गया, यानी कि जर्मनी दोबारा से एक हो गई। और इसके 2 साल बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। पूर्वी जर्मनी की आम जनताओं ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिस तरीके से सोवियत संघ की स्थिति है, उसके आधार पर सोवियत संघ अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता, उसका विघटन होएगा। अब वह विघटन कैसे हुआ, उसे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और देखते हैं हमारा दूसरा विषय, जो कि है सोवियत प्रणाली, या फिर इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सोवियत सिस्टम। तो इसमें कई बच्चों को परेशानियां आती है याद करने में, है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा वह बहुत आसान है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के बारे में सोचा जाता हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के बारे में। अगर आपको यह डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो दूसरी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो। वह है कि सोवियत प्रणाली से अभिप्राय सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था से है, जो कि समाज की भलाई वाले सिद्धांतों पर आधारित थी। अब हम देखते हैं सोवियत प्रणाली का उदय, यानी कि सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था, किसका उदय कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास है। तो देखिए, 1917 में क्रांति हुई थी जो थी रूसी क्रांति। तो यह जो रूसी क्रांति थी वह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, और इसके नेता थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन। और इसी क्रांति के बाद में जब सोवियत संघ बना तो इसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। देखते हैं हमारा तीसरा विषय, जो कि है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, यानी कि जो अभी हमने सोवियत प्रणाली समझी है या फिर सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था समझी है, उसकी क्या खासियत थी, है ना, क्या उसमें विशेष बात थी, तो उन्हें हम इस विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता में हम बताएंगे कि राज्य और पार्टी यानी कि सरकार का महत्व था। तो इस प्रणाली में सरकार का महत्व बहुत अधिक था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को भी महत्व दिया गया था, यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर जो थे वो ना के बराबर ही थे, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र थे। और इस व्यवस्था में जनता की भलाई के लिए तथा पूरे समाज के लिए कार्य किया जाता था। सीधी सी बात है, अगर कोई काम सरकार करती है तो वह यही सोचेगी कि पूरे समाज का विकास हो। दूसरी विशेषता में हम बताएंगे एक दल का प्रभुत्व। इस प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल था, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी। इसके अलावा कोई भी अन्य पार्टी नहीं थी, और यही विशेषता आगे चल के इस प्रणाली की कमियां भी बनती है, जिस कारण सोवियत संघ का विघटन होता है।
तीसरी विशेषता में हम बताएंगे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी जो कि सरकार के नियंत्रण में थी, यानी कि यहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसका विकास योजनाओं के द्वारा किया गया था और जो कि सरकार द्वारा किया जाता था, यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रण थी। चौथी विशेषता में हम बताएंगे संचार और परिवहन प्रणाली बहुत विकसित थी जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी सूचना को आसानी से पहुंचाया जा सकता था और यातायात के साधन भी बहुत विकसित थे जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आया जाया जा सकता था। पांचवी विशेषता में हम बताएंगे विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यानी कि सोवियत संघ के पास में खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी जैसे विशाल ऊर्जा संसाधनों के अपार भंडार थे जिससे कि ये दूसरे देशों पर निर्भर नहीं थे। छठी विशेषता में हम बताएंगे कि घरेलू उद्योग बहुत विकसित थे जिससे कि सोवियत संघ पिन से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में सक्षम था, यानी कि इनको किसी भी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था। सातवीं विशेषता में हम बताएंगे सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था, यानी कि सरकार अपनी जनता को वह सभी जरूरत की चीजें देती थी जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है, जो कि कम दामों में या फिर मुफ्त में उन्हें उपलब्ध कराती थी। आठवीं विशेषता में हम बताएंगे संपूर्ण रोजगार था, यानी कि जो भी सोवियत संघ में लोग थे जो कि काम करने के योग्य थे उन्हें रोजगार दिया गया था, कोई भी बेरोजगार नहीं था, यानी कि सोवियत संघ में बेरोजगारी का अभाव था। नौवीं विशेषता में बताएंगे कि लोक या फिर जन कल्याण पर बल दिया जाता था जिसमें सरकार लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देती थी। तो आई होप कि आपको सोवियत प्रणाली की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी देखते हैं हमारा चौथा विषय जो कि है सोवियत प्रणाली के दोष या फिर सोवियत प्रणाली की कमियां। तो अभी हमने सोवियत प्रणाली की विशेषताएं पढ़ी, यानी कि अच्छी बातें पढ़ी, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी, है ना, कुछ खराब बातें भी थी जो कि हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो सोवियत प्रणाली की कमियों में अगर मैं पहली कमी की बात करूं तो इसमें हम बताएंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर था। अब आप कहेंगे कि सोवियत संघ के उद्योग तो बहुत विकसित थे, फिर ऐसा क्यों? सोवियत संघ के उद्योग तो बहुत विकसित थे। सोवियत संघ में उत्पादन, मशीनरी आदि का व्यापक प्रबंध होने पर भी वहाँ के लोगों को जो है पश्चिमी लोगों के मुकाबले निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थी, यानी कि घटिया क्वालिटी की वस्तुएं मिल रही थी, क्योंकि सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं बल्कि हथियारों पर अधिक ध्यान दिया था, यानी कि अपने उद्योगों का इस्तेमाल किसमें करा? हथियार बनाने में। दूसरी कमी में हम बताएंगे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक थी, यानी कि सोवियत संघ में लोकतंत्र नहीं था, है ना, और वहाँ के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, यानी कि वे अपने सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे और अपनी सरकार के खिलाफ वे अपनी असहमति भी नहीं जता सकते थे, और अपनी असहमति जताने के लिए वह कार्टूनों का और चुटकुलों का सहारा लेते थे। तीसरी कमी में हम बताएंगे कि एक दल का प्रभुत्व था जिस कारण सरकार तानाशाही हो गई और जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही, यानी कि अब सरकार क्या है? तानाशाही है। सरकार के जो मन में आ रहा है वह वो करेगी और अगर जनता ने कुछ पूछा तो वह उसको जवाब नहीं देगी, बल्कि वो जनता के सवालों को और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी। और चौथी कमी में हम बताएंगे कमजोर प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचा, यानी कि सोवियत संघ की जो प्रौद्योगिकी थी, यानी टेक्नोलॉजी थी और बुनियादी ढांचा था, वह पश्चिमी देशों के मुकाबले कम था क्योंकि इनका सारा ध्यान हथियार बनाने में था। पांचवी कमी में हम बताएंगे सोवियत संघ के सभी देशों पर रूस का प्रभुत्व था, क्योंकि रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश था और रूस के फैसलों को सभी देशों को मानना पड़ता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रूस के जो फैसले थे, चाहे वह सही हो चाहे गलत, वह सभी देशों पर थोपे जाते थे। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और समझ में आया कि नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।